तो शुरू किया जाए। एंट्रोपी देखिए थे पिछले क्लास में। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, छोटा सा टॉपिक है। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बना दीजिए हेडिंग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है सेकंड लॉ? आराम से आराम से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इफिशियंसी ऑफ इंजन नेवर बी 100%। एक सिस्टम की इफिशियंसी 100% कभी भी हो नहीं सकती है। कहने का मतलब है कि 100% कन्वर्सन हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्कडन में नहीं हो सकता है। तीसरा मतलब सुनो, तीसरा मतलब सुनो कहने का कि यदि आप 100 जूल हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा 100 जूल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कुछ एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा, है ना। इफिशियंसी ऑफ इंजन कांट बी 100%। समझ में आई बात क्या बोले? अरे मैकेनिकल वर्क समझता है सब। ये कहना ये चाहता है ना कि यदि आप 1 लीटर पेट्रोल डाले हैं गाड़ी में तो 1 लीटर से जितना हीट एनर्जी डेवलप होगा वो सारा का सारा हीट एनर्जी से आपकी गाड़ी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि 100 जूल एनर्जी पैदा करने वाला पेट्रोल डाले हैं गाड़ी में तो आपके गाड़ी चलेगी मात्र 30 जूल एनर्जी के बराबर। बाकी का 70 जूल सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। मतलब समझा अब क्या बोले? यदि हम अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालें और 1 लीटर पेट्रोल से मान लेते हैं कि 1000 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो 1000 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये पूरी की पूरी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इससे हम चल जाएंगे पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होगा। तो कितना जूल से चलेंगे? तो कहा गया है और ऑब्जर्व किया गया है कि मात्र 30 से 40% ही इफिशियंसी होती है। मतलब ये कि आप 1000 जूल का पेट्रोल डालेंगे तो 300 जूल से 400 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी का वर्क डन कर पाएंगे, है ना। मतलब है ये कि आप यदि एक धंधे में 1000 रुपया डाल दिए हैं तो आपको 300 से 400 रुपया उसमें मिल सकता है, फायदा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी, है ना। कितना हीट दिए और कितना हीट का वर्क डन हुआ, वर्क डन बाई हीट कॉल्ड एज इफिशियंसी। ठीक है। अब बोले सर इतना एनर्जी जाता कहाँ है? 1000 जूल में 300 जूल बता रहे हैं, 700 जूल कहाँ चला जाएगा? तो सुनो, गाड़ी अपना वेट भी तो कैरी करेगा ना। नहीं कैरी करेगा? 100 किलो 200 किलो का गाड़ी है तो जब पेट्रोल डालिएगा तो सिर्फ चलेगा थोड़े,
200 किलो अपना वेट कैरी करना है, फिर आप 100 किलो के बैठ जाइएगा तो उसका वेट भी उसको कैरी करना है। और लड़का सबको आजकल ट्रिपलिंग में मजा आता है, 3 गो बैठ के चलेगा तो गाड़ी का माइलेज मिलेगा। क्योंकि गाड़ी का अपना वेट 3 गो बैठ गया 300 किलो, वो भी उसको ढोना है। तो बाबूजी से पैसा लिया था कि 1 किलोमीटर में ये गाड़ी चल जाता है 40 किलोमीटर, अब बैठ के गया 3 गो तो वो जाएगा 25 किलोमीटर। अब पेट्रोल खत्म। अब बोलेगा गाड़ी खरीदें बाबूजी, एकदम कैसन गाड़ी खरीदे, इतना पेट्रोल डाले इतना दूर चला खत्म हो गया, फिर खींच के लाना पड़ा है आपको। तो पापा जो इफिशियंसी बताए थे वो अकेले बैठ के जाने वाला था कि 3 गो बैठ के जाने वाला था। जितना ज्यादा लोड दे दिए उतनी उसकी इफिशियंसी कम हो गई, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इफिशियंसी जो है ना वो मिलेगा कितना, सिर्फ ये बातें करती है। तो यहाँ पर एनर्जी गया, दूसरा एनर्जी कहाँ लॉस हो गया, अपना पेट ढोने में लॉस कर दिया एनर्जी। दूसरा कहाँ, अब आप देखे होंगे साइलेंसर से गर्म धुआं निकलता है तो वो भी तो हीट एनर्जी लेके निकलता है। तीसरा, जहां पे ये हीट एनर्जी पैदा हो रहा होगा सिलेंडर में तो वो भी सिस्टम यदि क्लोज्ड है तब भी तो हीट रेडिएट करेगा बाहर, हमेशा रेडिएट करेगा। तो सब मिला जुला के 700 जूल एनर्जी लॉस हो जाएगा और 300 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर आपकी गाड़ी चल जाएगी, है ना? यही ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है और हो भी नहीं पाएगा जो 100% हीट एनर्जी को काम में बदल दे, 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और ये पूछना और अच्छा भी नहीं लग रहा है इतना जानकारी के बाद, हो सकेगा क्या? कोई भी सिस्टम है अपना लोड तो लेगा, सराउंडिंग में हीट तो लॉस करेगा, तो बताइए कि 100 जूल का 100 जूल मिलेगा कभी आपको? यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को ध्यान देना है। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is impossible to convert heat energy completely into mechanical work done। एक स्टेटमेंट ये, और दूसरा स्टेटमेंट है efficiency of system never be 100%। बस छोटा सा बात, क्लियर है? लिख दो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। It is impossible to convert heat energy into mechanical work done with 100% एक्यूरेसी। ऐसे नहीं कि ऊपर में आधा लाइन पढ़ करके करना, इधर लिखा दिए हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ऐसा लिखाए हैं। हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट तो होता ही है लेकिन 100 के 100% नहीं होता है। आप ही लोग की तरह पूरा चैप्टर तो हम पढ़ा ही देते हैं लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा 100 के 100%, ऐसा नहीं होता है ना? वो आपके इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। आगे ना इफिशियंसी वर्ड कि सर पढ़ाए तो इतना थे लेकिन हम तो इतने जानते हैं, दैट इज इफिशियंसी। अब यहाँ पे वेरी कर जाता है ना? दूसरा स्टेटमेंट, इफिशियंसी ऑफ सिस्टम, इफिशियंसी ऑफ सिस्टम कांट बी 100%, कांट बी 100%। सिस्टम की इफिशियंसी नहीं हो सकती, कितना? 100%। किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, है ना? कुछ हीट सराउंडिंग में लॉस होगा ही, कुछ इंट्रोपी में लॉस होगा,
कुछ इंट्रोपी में लॉस होगा। कोई भी सिस्टम है तो उसमें नॉकिंग प्रॉपर्टीज होता है। नॉकिंग प्रॉपर्टीज मतलब वो बजता है, तो ये बजने में जो एनर्जी खर्च होगा वो मैकेनिकल वर्क में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। जितना ज्यादा इंट्रोपी हो जाता है ना, उतनी इफिशियंसी कम हो जाती है। जितना इंट्रोपी ज्यादा है, यानी रेंडोमनेस जितना ज्यादा है सिस्टम का। अब एगो ट्रैक्टर को देख लीजिए, पुरनका ट्रैक्टर जो रास्ता में जाता है तो 3-4 घर के बाद, मतलब कि रोड के 3-4 घर बाद सब उठ जाता है। तो वो ट्रैक्टर की इफिशियंसी कितनी होगी जब स्मूथ चल ही नहीं रहा है, उसका पूरा पार्ट पुर्जा हिल रहा है, तो उसमें भी तो एनर्जी चला गया क्या। तो इफिशियंसी ऑफ सिस्टम कांट बी 100%। और जितना पार्ट पुर्जा सब हिल रहा है, सब वही पेट्रोल जो जल रहा है गाड़ी में, उसी की एनर्जी से सब हो रहा है। तो 100 जूल मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इफिशियंसी कितना बता दिए, इफिशियंसी ऑफ सिस्टम का एक रेंज है। अब सिस्टम एक नया है एक पुराना है, इस हिसाब से मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40%। ठीक है। और यदि 30% आपके सिस्टम एफिशिएंसी नहीं दे रहा है तो सिस्टम को बेच देने में भलाई है ना, नहीं तो पैसा का खराबी करते जाएगा वो, है ना, तो उससे चलना बेकार बात है। यही वजह होता है कि हर गाड़ी का एक एक्सपायरी डेट हो जाता है कि अब इस पे चलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप बचा के रखें तब ठीक है। ए, अब इतना अच्छा बात कहां से दूसरा कौन सा बात सीखने लग गया। कितना अच्छा बात है। कंसंट्रेशन 100% तुम्हारा मेरे प्रति नहीं है, यही तो लिखा रहे हैं सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में। 100% के साथ तुम क्लास में बैठा हुआ नहीं है और नहीं कभी रह सकता, ये भी लिखा दिए। अब उसमें 10% नहीं है, 20% नहीं है, 30% नहीं है, तो कितना खराब बात। कम से कम 30-40% की इफिशियंसी तो दिखाना ही चाहिए। सुनो, और एक बात तो अभी शुरू हुआ है, बात बढ़ेगा। 40% इफिशियंसी को ही मान लिया गया है मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा की अपेक्षा भी आप नहीं कर सकते, है ना। और आइडियल सिस्टम माना गया है एक घर में जो रखा हुआ रेफ्रिजरेटर है, जिसको फ्रिज कहते हैं, उसको कहा गया है आइडियल सिस्टम। ठीक है। और एक कार्नोट साइकिल पढ़ना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इफिशियंसी तो बताएं कि इफिशियंसी कैसे डिफाइन करोगे। इफिशियंसी, अरे गधा लिखे नहीं थे तो क्या कर रहे थे सर। मतलब लिख लिख के क्या यहाँ बैठ के झूपे हम होते बचा, वो लिख लिया। अब यहाँ बैठ करके थोड़ा देख दो नींद ले लें तब हो गया जी। इफिशियंसी ऑफ सिस्टम एक लाइन देखो पड़े बस, इफिशियंसी ऑफ सिस्टम कांट बी 100%, है ना। 30 से 40% तक इफिशियंसी निकल सकता है। यानी पेट्रोल जलाइए 1 लीटर मिलेगा 300 ml के बराबर, 300 ml के बराबर आपको काम हुआ, है ना। बस इतना ही सही बात। मतलब बाकी सब कहाँ गया सर, तो हम बता तो दिए कि बाकी सब इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करने में गया। कुछ सिस्टम के इंथाल्पी भी है कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ इंट्रोपी में गया। अब इंट्रोपी जब अपने मन से बहुत बढ़ा लेते हैं, जितना बढ़ा लीजिएगा इफिशियंसी उतना ही घट जाएगी, है ना। जैसे आप लोग करते हैं, पढ़ने के बजाय सब काम करिएगा तो बर्डन घटेगा। सर बोलिए। सिस्टम रेंजिंग 30 to 40%।
ranging from 30 to 40%। लिख दिए। अब देखिए इफिशिएंसी को ऐसे लिखते बच्चा, इसका सैंबल है ईटा। ये फ्रीक्वेंसी का भी सैंबल होता है बाद में, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, है ना, लेकिन ईटा बोलिएगा इसको, इफिशिएंसी को। देखो इफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, है ना। जैसे देखो एक बच्चा शेयर में पैसा लगाता है, हमसे पूछा था शेयर में पैसा कमाई लिए सर, तक पढ़ेगा क्या जरूरत है, तो उसको रोज का फायदा नजर आता हो कि लगाए हैं 2000, शाम तक के आएगा 200 रुपया की, 500 रुपया की, 50 रुपया, तो आया कितना 50 रुपया आउटपुट, लगाए कितना 2000, तो 50/2000 को कहेंगे हमारी वर्क की इफिशिएंसी है ना। ट्रेड मार्केट में क्या फायदा होता है भैया, तो लगाओ 2000 आता है 200, तो 200/2000 इफिशिएंसी हो गई सिस्टम की, है ना। तो इफिशिएंसी कहीं भी लिखा जाएगा तो आउटपुट बाय इनपुट, क्या लिखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सो सुनिएगा, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। Q हो गया अमाउंट ऑफ हीट जो आपने सिस्टम को दिया, और W हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, W/Q को हम लोग कहेंगे इफिशिएंसी। अब परसेंटेज इफिशिएंसी निकालना होता है, 30% या 40% इफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में ही लिखाता है। तो क्या करेंगे, W/Q मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज इफिशिएंसी W/Q, वेयर W बराबर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, Q amount of heat given to the system, इसे प्लस में ही होना है, माइनस में नहीं होना है ना। वर्क इज डन बाय द सिस्टम को ही W लिख रहे हैं यहां पे, और Q क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, जितना हीट आपने दिया और सिस्टम ने जितना वर्क डन किया, तो W/Q मल्टीप्लाइड बाई 100 को कहेंगे परसेंटेज इफिशिएंसी। बोलेंगे सर डिफिनीशन लिखने के लिए कहेगा तो क्या जैसे आप लिखते हो वैसे लिखेंगे, तो नहीं भाई, ऐसे लिख देना, द रेशियो ऑफ आउटपुट और वर्क डन टू दैट ऑफ इनपुट amount of heat given to the system called as efficiency। देखिए क्या इफिशिएंसी उस बच्चे का है, अपने गलबात करने में लगा हुआ, हमारा बात कैसे ढूकेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन में रहना चाहिए। हाँ तो दिया रहेगा, W/Q दिया रहेगा, आउटपुट इनपुट दिया रहेगा, कोई बहुत बड़का बात है, क्या है आउटपुट, हमने आपको पढ़ाया, इनपुट आपका टेस्ट लिए, आप एब्सेंट हो गए, आउटपुट हो गया 0, बस इतना सा बात है। नहीं वो तो ऐसे मजाक मजाक में समझाने के लिए बोल रहे हैं, आउटपुट इनपुट एक शब्द ही है, उसको ऐसे समझना है कि हमने 100 जूल लगाया और जो सिस्टम हमारा है वो 30 जूल का काम किया, है ना, तो हो गया आउटपुट बाय इनपुट। अब जनरेटर लगाए हो घर में, 1 लीटर पेट्रोल डालते हो, जलना चाहिए 100 बल्ब, जलता 40 ही है, बोला क्या घट गया इसका, आउटपुट घट गया, इनपुट तो ले ही रहा है ना।
तो अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम कितना किया, और क्यू हो गया अमाउंट ऑफ इट गिवन टू द सिस्टम, आपने क्यू अमाउंट क्या दिया था, यानी एनर्जी आप क्या दिए थे। शेयर बाजार से भी समझाए कि आपने लगाया 2000, मिला 200, तो 200 बटा 2000, 200 आउटपुट, इनपुट था 2000 का, इसको इफिशिएंसी कहते हैं। 200 बटा 2000 गुना 100, यानी 10% आपको बचा है ना, 10% हुआ ना इफिशिएंसी, फायदा उसी को बोल रहे हैं वहां पे। यदि आप ट्रेडर हो तो पढ़े लिखे हो तो बात बोलोगे कितना इफिशिएंट है आपका शेयर, थोड़ा कम, ए भाई कितना परसेंटेज दे देगा, और उससे थोड़ा कम तो कुछ मिलेगा कि ऐसे ही उससे भी कम, छोड़े नहीं सब भाई, फायदा बताओ फायदा बताओ, कितना परसेंट दे देगा, कितना लाभ होगा, उसी का अपडेटेड वर्जन है, इफिशिएंट कितना है। ठीक है, बस इतना ही तो है, W/Q गुना 100। अब देखो एक आइडियल सिस्टम, सुनेगा, एक आइडियल सिस्टम बनाया गया है, साइंटिस्टों ने सोचा कि सबसे ज्यादा इफिशिएंट सिस्टम, जिससे हम सबसे ज्यादा इनपुट, सबसे ज्यादा आउटपुट ले लेते हैं, वो सिस्टम कौन सा, कौन सा है, रेफ्रिजरेटर है, मोर इफिशिएंट, आइडियल सिस्टम कहा गया। ठीक है, अरे सुनेगा था ना, जो लिखते समय जब गलबात करता है, सुनेगा नहीं, शुरुआत वाली बात था, आउटपुट पूछेगा। सुनो, आइडियल सिस्टम किसको माना गया, अभी लेकिन अभी हम लिखेंगे कुछ नहीं, खाली बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर को। जानते हो क्यों, क्योंकि हम बताते हैं, आप घर में से कहीं जाते रहते हैं एक आध दिन के लिए, 5 घंटा के लिए, 6 घंटा के लिए, एक एक पंखा एक एक बॉल बंद कर दीजिएगा, लेकिन फ्रिज चलते रहता है, ये 48 घंटा 24 घंटा चलते रहता है। खाना खराब होने के लिए आदमी रखता ही नहीं है उसको, तो सुनोगे मेरी बात, स्मेल नहीं करेगा। देखिए बहुत सारा तरीका है, अब पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिजली बिल आएगा कि नहीं आएगा, यदि एक एसी को चालू करके छोड़ दिया जाए, एक पंखा को 24 घंटा चला के छोड़ दिया जाए, तो तुरंत हो जाता है कि अरे कितना बिजली बिल आ रहा होगा। तो घर में जो एसी चला के छोड़ रहे, बिजली बिल का चिंता है किसी को, बोलो ना। घर में फ्रिज के लिए कभी डांट पड़ा है कि काहे खुला छोड़ दिए, लेकिन रूम में पंखा रखे हो, चला दिए, अपने थोड़ा सा उधर चले गए, है ना। तो यदि मकान मालिक पैसा नहीं लेता है पंखा वाला, तो वो भी कहने आ गया यार कम से कम जाते हो तब तो चल बंद कर दिया करो। देखिए समस्या कहाँ पे, यहाँ पे देखा क्या जा रहा है, पैसा और कितना खर्च हो रहा है एक फ्रिज को चालू रखने में, इफिशिएंसी ज्यादा है, हमारी पॉइंट वो है। ठीक है, यानी उसके सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे वो फ्रिज चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, किसके एनर्जी से फ्रिज चल रहा है। एक तो है कि उसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, तो लाइन रहेगा तभी चलेगा, लेकिन लगातार वो कंजप्शन ऑफ एनर्जी नहीं करता, उससे किससे करता है फिर, ऑब्जेक्ट से। फ्रिज में रखा हुआ सामान ही सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्रिज का। फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स से देखो कि एक सेब उसमें आप रखे थे या दूध रखे थे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब 2 घंटे या 4 घंटे के बाद वो दूध का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए तो फ्रिज में रखे थे। 30 डिग्री से 10 डिग्री घटा तो 20 डिग्री घट गया ना, तो 20 डिग्री घटेगा तो Q बराबर MS डेल्टा T नहीं पढ़ाए हैं, Q बराबर मस्त चेंज इन टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, दिस विल कन्वर्टेड इनटू Q, हीट एनर्जी।
अरे मास तो होगा ही, स्पेसिफिक हीट होगा ही सब में, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर का बदलाव किया, दैट चेंज इन टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू, वही हीट एनर्जी उसका सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है फ्रिज का। तो केवल सिस्टम ऑन रखने के लिए आपको लाइन चाहिए होता है, लेकिन वो काम करते रहता है इसी सबस्टांस से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, है ना। इसीलिए हायर एफिशिएंसी का सिस्टम कहा गया उसको। ठीक है, कोई पंखा चलाते हैं रेगुलर कंटिन्यूअस, वो एनर्जी 60 वाट का है, मतलब 60 जूल पर सेकंड वो एनर्जी खींच रहा होता है उससे। लेकिन फ्रिज चालू होने के लिए एनर्जी ले लेता है, और बाद में किससे एनर्जी लेने लगता है? सेब से, दूध से। अब खाली फ्रिज थोड़े चलने के लिए, वो पढ़ने के लिए थोड़े, वो तो बदमाशी यहाँ पे बैठ के पढ़ने के लिए है, तो गलबात कर रहे हैं, ये होता नहीं, आइडियल नहीं ना है ना। वो अपने शट डाउन का वो रहता है वहां पे, वो अपने उस सिम पे चला जाता है ना, मतलब उसमें कोई सबस्टांस नहीं होगा, एनर्जी कहाँ से लेगा। समझ में बात आई क्या? आइडियल सिस्टम कौन? रेफ्रिजरेटर। क्यों आइडियल है हमें ये भी बताया, और ये आपको जनरल कंपटीशन में बहुत पूछता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर पूछेगा बताइए कि गर्म पानी जल्दी ठंडा होगा कि ठंडा पानी जल्दी ठंडा होगा। फ्रिज में यदि आप गर्म पानी रख दिए तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, कि ठंडा पानी को ठंडा करना ज्यादा आसान होगा? तो गर्म पानी को ठंडा करना ज्यादा आसान होगा, फ्रिज के लिए सूटेबल है वो, कि कुछ गर्म रखिएगा तो जल्दी से एनर्जी उसको मिलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं फ्रिज का कहां पे वर्किंग है? तो बस आइडियल सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, इसके लिए देखो क्या पढ़ना रहता है, थोड़ा ध्यान से, अभी कोई नहीं लिखेगा। कार्नोट साइकिल, है ना, कार्नोट साइकिल, रुक के समझ के। कार्नोट साइकिल में क्या बातें होती हैं? इसमें एक बात होता है सोर्स, ठीक है, सोर्स, और दूसरा एक बात होता है सिंक। फ्रिज देखा है तुम लोग? नहीं देखा? आजकल बच्चा आसान नहीं रह गया, सब बदमाश हो गया है। जब फ्रिज देखने की बात करते हैं तो सोर्स तो हम समझा दिए, उसमें रखा हुआ सामान। सिंक क्या होता है? फ्रिज के पीछे देखिएगा तो पीछे नीचे से देखिएगा तो इतना खाली रहेगा, और उससे हीट एनर्जी निकलता रहता है ना। वो उधर वाला एरिया काफी गर्म रहता है, उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी लेता है और सराउंडिंग में भेज देता है। अब बताइए पीछे यदि गर्म आपको लगता है तो सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में गर्म ही लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज सिंक, वेयर द रेफ्रिजरेटर गिव एनर्जी। कहां से लेता है? कहां से लेता है? ऑब्जेक्ट से। कहां देता है? सराउंडिंग, सिंक में। सोर्स बना दिए ऑब्जेक्ट को, सिंक बना दिए फ्रिज के वो पीछे वाले भाग। ठीक है, सोर्स जो रखेंगे वो T1 टेम्परेचर पे रखेंगे मान लेते हैं। तो फ्रिज में सामान रखा गया है किस काम के लिए? तो बोले ठंडा करने के लिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा उसका, और जो सिंक होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ T2 और T1 भी आप ले सकते थे, है ना, तो हम T2 इज ग्रेटर देन T1 लिख सकते थे। ठीक है, ये चलिए मैं शुरुआत करते हैं तो 1 लिखना ज्यादा उचित लगता है, सोर्स और सिंक। कहीं कहीं पे किताब में यदि सोर्स का टेम्परेचर T2 है तो इसका T1 है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, सिंक से। मान लो कि इसका टेम्परेचर Q1 है,
हीट एनर्जी, तो इसका हीट एनर्जी क्या होगा, Q2, और Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, अब यदि इफिशियंसी इसकी निकालनी है हमें, तो W/Q, फॉर्मूला तो यही पढ़े, W/Q। बताओ ये फ्रिज बर्गेडन क्या किया, फ्रिज का क्या काम, तो बोले सेव रखे थे सर 30 डिग्री पे, अब सेव ठंडा होकर 10 डिग्री पे आ गया, काम यही था ना जी, 30 डिग्री से 10 डिग्री में कन्वर्ट कर देना, दैट इज टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना। तो बर्केडन इज इक्वल टू T1 माइनस T2, है ना, और रखे कितना पर थे सोर्स को हम, T पे, ये क्यों कर दीजिएगा, या टेम्परेचर यदि टेम्परेचर में ही लिखना है तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कर दीजिएगा, बराबर पहले हीट एनर्जी Q1 था, बाद का हीट एनर्जी, और रखे कितना पे थे, Q1 पे, दिए इतना था ना, Q1 दिए थे, बर्केडन हुआ, बर्केडन टेम्परेचर घटाया, फ्रीज ने टेम्परेचर को घटाया या हीट एनर्जी को घटाया, दूध रखे थे 40 पे, अब हो गया 30 पे, दूध रखे थे 500 जूल पे, अब हो गया 300 जूल पे, दैट इज T1 माइनस T2 बाई T1, या Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसी को आप W/Q1 लिख सकते हो, इसी को आप W/T1 लिख सकते हो, क्या क्लियर है। अब बर्केडन का कितना सारा फॉर्मूला पहले से पढ़ के रखे, तो अब जितना फॉर्मूला है सब लगा लगा के पढ़ते जाना है। देखो बर्केडन बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ऑल्सो बर्केडन इज इक्वल टू ईटा इंटू क्यू, है ना, बर्केडन का एक और फॉर्मूला इधर से जुड़ा है, इफिशियंसी गुना हीट एनर्जी, इफिशियंसी गुना हीट एनर्जी। अब बर्केडन का फॉर्मूला लगा लगा के इसमें बहुत से सारा काम कर सकते, इसी को कहते हैं कार्नोट साइकिल। क्या लिखे गए, लेट, पहले ये लिखना जो अभी हम लिख रहे हैं, है ना, उतना समझा दिए, लेट द टेम्परेचर of source is T1 and temperature of sink is T2, since T1 is greater than T2, the work done by the system is T1 माइनस T2। अब लिख देना T1 और T2 टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन स्केल में पुट करना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में पुट करना है ना, टेम्परेचर किस में लेना है, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन स्केल में। टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन स्केल। सोर्स किसको कहते हैं, बोलेंगे सर रेफ्रिजरेटर जिससे एनर्जी लेगा। सिंक किसको कहते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको एनर्जी देगा। लगे क्लास चलता है।
अलग ही क्लास चल रहा है। उसी क्लास में था तुम भी? तुमको कॉल कर रहा होगा। बताइए इसमें परेशानी का कारण कौन है? ऑफिस में बैठा है वो बबलू जी ना, दूसरा तो और कोई नहीं। दूसरा और कौन? यही सब। इस तो क्या बताया जाए, ये सब प्रॉब्लम में यही सब प्रॉब्लम है। बच्चा है ना सब, तो रेंडोमनेस चाहेगा ही। रेंडोमनेस उसको कम कराना है या बढ़वा देना है? तो यदि फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है तो बढ़ा दीजिए। लिख दिया। इसको कार्नट साइकिल कहते हैं। सोर्स किसको कहेंगे? कहेंगे जिससे सिस्टम एनर्जी लेगा। सिंक किसको कहेंगे? जिसमें सिस्टम एनर्जी देगा। ठीक है। यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू को छोटा नहीं समझना है, ये पी भी गामा भी होता है। ई -2.303 एनआरटी लॉग V2/V1 भी होता है ना? ये एन आर गामा -1 लॉग V1/V2 में भी जाएगा। तो ये डब्ल्यू बदलेगा, पहले से बदलते रहे, तो वो बदलाव यहां पर करिएगा। है लेकिन बर्कडन, बर्कडन आप किसी भी तरीके से सिस्टम का किसी भी प्रोसेस में निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसको इनपुट से आप भागा दे सकते हैं कि जो उसमें हीट एनर्जी दिए थे। क्लियर है? सोर्स सिंक लिख दें। हाँ, नहीं तो बाद में बोला भुला जाओगे ना कि सर को गोला बना के सोर्स लिख दिए थे, और ये गोला का क्या मतलब था? क्या कहेंगे? सोर्स किसको कहेंगे? हाँ, सोर्स ऑफ द सिस्टम आर दोज फ्रॉम विच सिस्टम एक्सट्रैक्ट एनर्जी लिख देते, एनर्जी निकालेगा। while sink of the system are those where system release energy
सिस्टम रिलीज एनर्जी। हम्म। लिख दिए। अब देखिए आप, ये जो हम लोग लिखे, पूछता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है ना। यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए जो प्रूव कर दे, जो थ्योरेटिकल बात है उसको प्रूव कर दे मैथ्स से, कि भाई देखिए नहीं आएगा। थ्योरेटिकल बात ये था कि किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आया है W/Q। मतलब ये था कि W/Q1 - Q2/Q1। बोलो, Q1 - Q2 परसेंटेज ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। बताओ ये कभी 100 आएगा क्या? Q1 ज्यादा है Q2 से, पता किए थे ना। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मान लो ना, प्रॉब्लम कहाँ है, मान लो Q1 500 जूल था, Q2 200 जूल है। Q1 माइनस Q2, Q1 कितना था 500 गुना 100। तो पता ये जो नोमेरेटर है ये हमेशा घटेगा ना, ये 200 हो जाए चाहे 300 हो जाए, हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये कम, ये तो ज्यादा ही रहेगा हमेशा। और गुना 100 तो कभी भी 100 आएगा क्या? इट नेवर बी, इट नेवर बी 100, है ना। दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दिस, है ना, W/Q इंटू 100। चलिए इतना ही तो है सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में। T1 T2 अदला बदली हो सकता है, वो देख लेना है कि क्वेश्चन ने माना क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि सोर्स का टेम्परेचर या हीट एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा, है ना। सोर्स इज एट हाइयर टेम्परेचर, शायद ये नहीं लिखे हैं तो लिख देना, सोर्स इज एट हाइयर टेम्परेचर और हीट एनर्जी
10 dose of सिंक, है ना। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा सिंक के कंपैरिजन। हम इस पे एक तो न्यूमेरिकल कर लेना होता है। लिखिए, न्यूमेरिकल बताते हैं। बढ़े बढ़े, कैलकुलेट द मैक्सिमम efficiency of an engine that operates between 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए आंसर। अरे पढ़ ले रे, पढ़ ले। अच्छा आज बताओ, आज कौन सा ऐसा एक बात था जो तुमको समझ नहीं आया? कोई एक बात बता दो जो समझ नहीं आया। शुरुआत से इतना ही बात हुआ कि एफिशिएंसी जो है, जैसे तुम्हारा 10% है कि 5% है कि 0 है, उसी तरह से किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। बस ये वो बात बताए थे। हीट एनर्जी कभी भी मैकेनिकल वर्क टन में 100% कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मास काहे के लिए कम करें हम? हाँ, तो एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन 100% नहीं होगा, है ना। मतलब जितना है उससे घटेगा, ठीक है। मतलब जितने भी गाड़ी आते हैं ना, तुमको बता दे तुम्हारी भाषा में, सब एक लेडन वेट के साथ आता है कि यदि आप बुलेट खरीद रहे हो और 80 किलो का एक आदमी बैठेगा तो इसका माइलेज होगा 40 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन अब उसमें तुम 3 आदमी बैठोगे और 40 किलोमीटर पर लीटर ही खोजोगे तो संभव नहीं है। हम तो ये बताए, ये तो आइडियल है कि चलिए 40 किलोमीटर पर लीटर दे रहे हैं, वो उससे घट जाएगा, है ना। इफिशियंसी 100% नहीं होगा। अब जितना है उससे भी घटा लोगे यदि दो दोस्त, है ना। नहीं कहता है कभी कभी, देहाती भाषा है, अरे गड़िया जा ही रहे तो हमारा बैठा लेते तो क्या दिक्कत था। अरे बैठा लेते तो कम से कम 10-20 रुपया लग जाएगा मेरा, जो तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुमको तो लगेगा कोई दया ही नहीं किया। नहीं, जैसे ही 70 किलो और वजन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? घट जाएगा। ये सब बात तो सोचोगे नहीं। बाबूजी का पैसा है, 3 को बैठ के जाते। हाँ, और बोलो क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद हम बताएं कि सबसे बढ़िया आइडियल सिस्टम कंसीडर किया गया है रेफ्रिजरेटर को। वो ऐसा सिस्टम है जो अपना हीट एनर्जी का व्यवस्था खुद ही कर लेता है। जो सामान उसमें रखते हैं उसके टेम्परेचर को घटा देता है। मतलब घटा हुआ टेम्परेचर हीट एनर्जी में चेंज होगा ना, एम एच डेल्टा टी वाले फॉर्मूला से, तो उसको हीट एनर्जी उसी से मिल जाता है। जो सामान उसमें रखते हैं, पूरा भर के सामान रख दीजिए, लिफ्ट चला दीजिए, वो बड़ा खुश रहेगा, मस्त रहेगा, चलो ठीक है मालिक, पूरा हीट एनर्जी मिल रहा है ना। आज यदि फ्रिज में कुछ रखे नहीं, वो बता रहा था, तो वो सोचते रहेगा कौन कंगाल घर में आ गए, कुछ रखता नहीं चला देता है। हीट एनर्जी उसमें दिया जाएगा उसी सामान से, है ना। तो उसकी इफिशियंसी भी बताए
कि वो टेम्परेचर T1 से T2 तक चल रहा है, तो T1 से T2, T1 माइनस T2, ये हुआ उसका काम। फ्रिज का क्या काम? तो बोला T1 माइनस T2। 40 डिग्री पे कोई सामान रखे थे, 10 डिग्री पे अभी है, तो यही तो काम किया है फ्रिज, 40 से घटा के 10 किया, तो घटा देंगे T1 माइनस T2, है ना। और बाई T1 जितना पे रखे थे। अब देखिए ये सवाल है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन 100 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आंसर लेके आए? क्या आंसर लेके आए? 20%। देखिए इफिशियंसी बराबर वर्क डन बाई क्यू। वर्क डन को बताए, फ्रीज टेम्परेचर दिया है तो T1 माइनस T2 और बाई T1 इनिशियल टेम्परेचर। अब T1 अभी हम बता दिए, सोर्स और सिंक पहचानना कि सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ देंगे, 373 केल्विन, ये भी बताए थे कुछ देर पहले ही लिखे थे। टेम्परेचर पुट इन केल्विन स्केल। T2 कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ देंगे, 298 केल्विन हो जाएगा। 273 जोड़ा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। 273 जोड़ा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। एफिशिएंसी बराबर 373 माइनस 298, T1 की जगह 373 रखे, T2 की जगह 298 रखे, बाई T1 373। मैक्सिमम एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज एन लिखोगे तो गुना 100 कर देना, कितना घट के आ जाएगा? 13 में 8 गया 5, 75 बाई 373 गुना 100, क्या? तो 7500 बटा 373 कितना आता है? 0 पॉइंट कैसे आएगा? $7500। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था यहाँ पे। तुम लोग तो मान के बैठ जाते हो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये सब तो हम लोग से होगा ही नहीं। अरे कलम उठाओ गधा, सब कलम उठाओ। ज्यादातर काम जानते हो इग्नोरेंस से नहीं होता है कि हमसे ये नहीं होगा, ये सोच के भी नहीं होता, कलम उठा लेना पड़ता है। आधा पेज बर्बाद कर देना कि हिम्मत रखना होता है, कुछ तो लिखेंगे घटा के गुना करके भागा दे करके आंसर बात लिए आएंगे। ऐसे सोच से क्वेश्चंस बनता है ना। आजकल ये डेवलपमेंट देखते हैं कि सवाल चाहे आप कितने भी आसान दे दीजिए, बच्चे को पता है पहले से कि उसे ना बनेगा, सवाल है तो नहीं बनेगा आपसे, वो बैठल है कि अच्छा बनाइएगा तो फिर हम उतारेंगे, समझाइएगा तो ना बनेगा। जबकि फॉर्मूला लिख देने का मतलब ही होता है कि सवाल बन गया, अब उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है ना। तो थोड़ा एक्टिवेशन में रहिए, एकदम साफ, एकदम क्या बोले, एकदम मतलब कि मरल टूटल नियन करता है। बड़े नहीं, देखिए यही सब बदमाशी करने में मजा आता है। ये देखने में कितना शरीफ पढ़ने वाला बुतरू लगता है। हो गया है सब। तो बाहर एक क्लास और चल रहा है ना, उधर प्रोग्राम बनाता है।
वही बात है। हीट सप्लाइड टू ए इंजन इज 453.6 किलो कैलोरी। 453.6 किलो कैलोरी। हाउ मच यूजफुल वर्क डन। हाउ मच यूजफुल वर्क डन बाय दिस इंजन when operate in between 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उससे थोड़ा सा भारी सवाल है, फॉर्मूला देखना है कि क्या कहता है। एनर्जी दे दिया है, हीट सप्लाई टू इंजन इज 453.6 किलो कैलोरी। हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन, हाउ मच यूजफुल वर्क डन बाय दिस इंजन व्हेन ऑपरेट बिटवीन 10 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए 2 मिनट, बस 2 मिनट, ये करना ही पड़ेगा बच्चे। 2 मिनट 1 मिनट सोचना पड़ता है, ये थिंकिंग प्रोसेस है। सिलेबस सिर्फ आपके दिमाग बढ़ाने के लिए है, ये नहीं होता है कि ये जानेंगे तभी हम कुछ आगे जीवन में करेंगे। आपका दिमाग इसी थिंकिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद बढ़ता है, तो आप लाइफ में सफल ज्यादा रहते हो। और नहीं तो देख ही रहे हो कितना मोदी और अमित शाह बैठा हुआ है शिकार कर देने के लिए। दिमाग कम है तो शिकार कर दे रहा है। उसी को तो बताया कि अभी शिकार हुआ ना, जो दिमाग लगा दिया वो, यहाँ दिमाग ये स्ट्रांग रहता है, ये भी शिकार उसी का कर देता। इसीलिए बढ़ना है, बढ़ना, दिमाग को बढ़ाना चाहिए। यहाँ एक से एक घाघ बेटा है, लाइफ तुमको पूरी जीनी बाकी है। बाबूजी कब तक? तो फिर उसका बात ही नहीं, उसमें क्या करना है। तो राजनीति पे जो है ना, चालाक आदमी राजनीति बनाता है, मूर्ख आदमी उस पर चर्चा करता है। जब कोई राजनीति पे बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, समझना मूर्खों का झुंड बैठल है। क्योंकि तेज तो वो था जो चर्चा तुम्हारे मुंह से करवा दिया, कहाँ बैठल है, कहाँ चर्चा हो रहा है। इसलिए हम तो आपको ये बता रहे हैं कि दिमाग बढ़ाइए, नहीं तो शिकार करने के लिए लोग बैठा हुआ है, और आपका शिकार थोड़े मोदी जी करेंगे। हाँ, कोई होगा अगल बगल में वही कर देगा। क्या करना पड़ेगा इसमें? हीट सप्लाई टू इंजन इतना किलो कैलोरी। चलिए ठीक है, सप्लाई किया आप हीट, Q1 होगा क्या? 453.6 किलो कैलोरी। यूजफुल वर्क डन निकालना है, W नहीं पता है। जबकि ये इंजन ऑपरेट हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 273 फट से जोड़ देना, डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं करना है। 283 केल्विन। T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, 273 जोड़ दो, 373 केल्विन। अब इफिशियंसी का दो फॉर्मूला पढ़े, W/Q1, केवल Q रहता है तो Q1 ही रहता है, बराबर T1 - T2/T1।
ये T2 माइनस T1 बाई T2 भी लिखा किताब में मिलेगा। हम बार बार बता रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर, है ना। एक सोर्स का टेम्परेचर, एक सिंक। हम तो कहते हैं जो ज्यादा है उसको पहले ले लो, माइनस नहीं लगता एफिशिएंसी में, है ना। तुम्हारी एफिशिएंसी -10% है, बोले तू आदमी है, गधा है। इफिशियंसी 0% होगा, माइनस में इफिशियंसी होता है ना। फायदा हुआ नहीं हुआ, जीरो हो गया, बात बात खत्म। देखो W यहां मिल जाएगा, Q1 तुमको दिया है, T1 देखो वहां दिया है, T2 यहां दिया है, T1 यहां दिया है। हमारी तरफ क्या दिखता है, निकाल दे वर्क डन, उठा पेन। कुछ गुना भाग भी करता है ना बच्चा तो थोड़ी खुशी मिलती है, पूरा सवाल बना दे तो पूरा खुशी मिलता है। वो एनर्जी जो मिलेगा ना वो मामूली नहीं है। हम्म निकाल रहे हैं, मतलब वैल्यू पुट करके घटा उठा के निकालने आ रहा है। आ गया, कितना आया जरा बताइए। फोर 457.92 किलो जूल आता होगा। कैलोरी में तो जो बचवा बता रहा है वो भी आएगा, ठीक है। 4.2, 4.19 भी लिखते हैं, है ना। 4.2 बना, किलो कैलोरी में ही निकाल सकते हैं आंसर, जूल में भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन बाद में लिखना होता है कि क्या। डब्लो 453.6 किलो कैलोरी, क्यूबन डब्लू ही तो निकालना है, 453.6, T1 माइनस T2, देखिए वहां गलती लिख दी, ज्यादा वाला टेम्परेचर T1 होता है, 373 माइनस 283 बाई T1 373, है ना। तो W बाई कितना आएगा घटा के, 373, है ना। वही बता रहे थे यार कि माइनस में नहीं आएगा, हमेशा ज्यादा वाला टेम्परेचर T1 ही होता है। तो W बाई बराबर 453.6 गुना 90 बटा 373, ये जो अमाउंट आएगा किलो कैलोरी में आएगा।
453.6 मल्टीप्लाइड बाई 90, 40824 बाई 373, 40824 डिवाइडेड बाई 373, 109.4 किलो कैलोरी, और 109.4 में 4.19 गुना कर दो किलो जूल, तो 109.4 मल्टीप्लाइड बाई 4.19, यही आ रहा है 458.386 किलो जूल। 460 किलो जूल हुआ ना भाई, 4.2 आ रहा होगा तो। ठीक है, तुम्हारा लिया गया वैल्यू होगा 4.9 की जगह 4.18। है ना, 18324 होता है एग्जैक्टली उसी को लोग 4.19 भी लेते हैं, उसी को लोग 4.2 भी लेते हैं, तो आपस में सवाल आता है। एक क्वेश्चन के सवाल, टाइम 10 मिनट पहले जाके क्या करेगा यार, कोई मेरे साथ मन नहीं, क्यों नहीं लगेगा। तो टेस्ट दिया ना, तो पूरा 2 घंटा कंजप्शन हुआ, आधा घंटा वैसे रिलैक्स करने के लिए। अमाउंट ऑफ हीट supplied to a Carnot engine is 665 kilojoule. Calculate the amount of work done. Calculate the amount of work done when it operates 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। निकाल दो पट से, सेम सवाल है, बस एक बार रिपीट हो जाए तो आपके दिमाग में थोड़े लंबे समय तक रहेगा कि हाँ ऐसा सवाल बनाए थे। ठीक है, जाके दीजिएगा, दिक्कत क्या है। वो तुमसे बढ़िया कौन करवा सकता है, उसी के लिए तो तुम हो। चाहे नहीं भी करेंगे तो क्या जाता है। सेटिंग वो हो ही जाएगा, वो तो अपने देख लोगे तुम लोग। हम अगले साल की परीक्षा के लिए मैं तैयार कर रहे हैं, अभी भी तैयार कर दिए हैं, आप लोग मानते नहीं हो तो जानते हो ये कि वहाँ हम कुछ कर लेंगे। यदि वो इतना रिस्ट्रिक्ट परीक्षा लेता कि एक ठो को हिलने तक नहीं देता ना, तो देखिए कैसे 11 में सब पढ़ता। लेकिन कोई बच्चा सीरियस नहीं होता है 11th में, वजह वही है जो अभी परीक्षा होने का सिस्टम है। और ये परीक्षा देने के बाद बच्चे में लापरवाही और बढ़ती है। बोलो का है, वे ऐसी तो गए थे सर, पढ़े थे, हाँ 80% आ गया है, 75% आ गया, चाहे रिजल्ट ही नहीं निकला, है ना। तो ये जो लापरवाही घुसेड़ देगा आप में ना, फिर इस बार लापरवाही आ जाएगा। ऐसा परीक्षा लेता ना कि एकदम पढ़ नहीं पढ़े तो भाई 11 से 12 में कैसे जाएंगे। देखिए 3 महीना में सिलेबस आप लोग खत्म कर देते और हम लोग करवा लेते।
लेकिन यहाँ देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताते हैं, तत्व जा ही नहीं रहे दिमाग में। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि प्रेशर नहीं है ना। यदि प्रेशर रहता, एक अनसीन प्रेशर होता ना कि 11 से 12 जाने में एक अच्छा खासा परीक्षा देना पड़ेगा हमको, तो प्रेशर आ जाता बच्चों पे, हम में थोड़ा तेजी आ जाता, आप लोग जल्दी समझना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह चलिए, पढ़ने का पैसा हमसे दिए थे, पढ़ के बबलू जी से जा रहे हैं खुश होके। कभी कभी नीचे में खड़ा हुआ दोस्ते से पढ़ के चले जाते हैं। आज हम कहते थे, कहेंगे सर, कहेंगे ना, आंसर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू कार्नोट इंजन। अरे बनाओ ना, ये बन जाएगा, ये हम ही बनाने के लिए थोड़े दिए नहीं। क्या Q1 665 kJ, T1 हाई टेम्परेचर को T1 लेना है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दीजिए, 348 केल्विन। T2 कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दीजिए, 298 केल्विन। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W/Q1 बराबर T1 माइनस T2/T1। W हमें निकालना है, Q1 पता है 665 kJ। आंसर किलो जूल में लिखेंगे, किलो जूल में है तो T1 348 माइनस 298/348, फिर W/665 बराबर 50, 50 से ना आ रहा होगा घटा के, 348 बगड़न 665 गुना 50/348, कितना आ रहा है जी, 99। 665 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 33250, 33250 बाई 348, 33250 डिवाइडेड बाई 348, 95.54 किलो जूल। जूल लिख नहीं दीजिएगा, किलो जूल। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट से मिलते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा सर?